वेलकम बैक टू हिमाटीज अड्डा 24/7। आई नीता शर्मा योर हिस्ट्री मेंटोर। तो कैसे आप सब लोग, और उम्मीद करती हूँ पूरी कि सभी बच्चे अपनी एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन का वन शॉट रिवीजन। तो हम इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो में समझेंगे और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो वह आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर, जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट इसको। तो बच्चे यहां से इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइनेशन हो गया था, ठीक है, तो जब हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल डिक्लाइन हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उसके बाद से दोबारा से रीस्टार्टिंग होती है। ठीक है, उस रीस्टार्ट होने में तो क्या क्या किया गया कि आर्यंस के आने के बाद आर्यंस की एंट्री हो गई थी, तो यह भी माना गया था कि आर्यंस ने आकर के पूरे हड़प्पा के लोगों को खत्म कर दिया था, मार दिया था, और फिर उनकी जगह पर वो रहने लग गए थे। ठीक है, एक मिथ ये भी तो है ना, एक ओपिनियन ये भी है हिस्टोरियंस की। तो ये जो आने लगे थे, मतलब कि जो आर्यंस आने के बाद ये थोड़ी थोड़ी जगह पर, कहीं कहीं जगह पर ये लोग रहना बसना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने ग्रुप्स के अंदर रहना बसना स्टार्ट कर दिया था। अब ये जो जहां जहां पर ये रहने लगे थे, राइट, तो उनको क्या कहा जाता है? अगर मान लीजिए ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के बाद ये जो आर्यंस आए बच्चे, तो ये अलग अलग जगहों पर इस तरीके से, कोई कहीं रह रहा, कोई कहीं रह रहा, इस तरह से जगह जगह पर अलग अलग तरीके से रहने लगे थे। ठीक है, अब ये इनके छोटे छोटे यहाँ पर ग्रुप बन गए थे, ये ट्राइब्स बन गई थी, ग्रुप बन गए थे। ठीक है, ओके, तो इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? देखो, इसको कहा जाता है जनपद। इसको क्या कहा जाता है बच्चे? जनपद। जनपद का मतलब होता है जन से बना हुआ पद। दैट मीन्स कि लोगों से बना हुआ ग्रुप को क्या कहा जाता है? जनपद कहा जाता है। तो पहले जन का मतलब लोग, जहां पर लोग बसने, रहना बसना स्टार्ट हो जाएगा तो वो जनपद कहलाएगा। तो ये जो सिचुएशन थी, ये जनपद की सिचुएशन थी, मतलब कि ये जो छोटे छोटे ग्रुप बने, इसको जनपद कहा जाता है। फिर क्या होगा? इस जनपद में कोई ना कोई तो हेड होगा ना। अगर मान लीजिए 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होकर रहने लगे, तो उसके ऊपर कोई ना कोई हेड होगा जो उनको गवर्न करेगा, जो उनको आगे की स्ट्रेटेजी बताएगा कि क्या करनी है, मतलब उनको पूरी तरीके से उनको सुपरवाइज करेगा, गवर्न करेगा, एक तरह से वो उनका हेड माना जाएगा। अब कभी ना कभी इस हेड के मन में ये आएगी ना कि यार ऐसा करते हैं कि हम क्यों ना इस वाले ट्राइब को, इस वाले जनपद को हम एक्वायर कर लेते हैं। इससे क्या होगा? एक तो हमारे पास पावर आ जाएगी, पॉलिटिकल पावर आ जाएगी, इससे हमारा लैंड भी एक्सपेंशन हो जाएगा, इससे हमारा जनपद जो है वो बड़ा हो जाएगा। और इस तरीके से एक जनपद ने दूसरे जनपद पर अटैक करके और इस तरह से उसको एक्वायर कर लिया, और उसके एक्वायर करने के बाद वो उसका जनपद जो है वो महाजनपद में कन्वर्ट हो गया। तो ये कहानी किसकी है? ये कहानी है जनपद से महाजनपद को में ट्रांसफर होने। ठीक है, अब इसका जो इसने इसको अटैक किया था, इसने इसको अटैक किया था, इसका मतलब इसका एरिया बहुत बड़ा हो गया, और यही एरिया क्या कहलाता है? यही एरिया कहलाता है महाजनपद। ठीक है, महाजनपद। ठीक है बच्चे, यही एरिया क्या कहलाता है? महाजनपद कहलाता है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं कि देखो, आफ्टर द एंड ऑफ द, थोड़ी सी भूमिका समझ में आई, हमने कनेक्ट किया फर्स्ट चैप्टर को। अब आगे की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। सो आफ्टर द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पेन 15 ईयर्स, हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइनेशन के बाद, डिस्ट्रॉय के बाद, जब उसका पूरी तरीके से खात्मा हो गया था, तो करीब करीब 1500 साल तक बीच में जो गैप रहा, इस बीच में क्या हुआ मैम? इस बीच में हुआ कि हमारे वेदास को कंपोज किया जाने लगा। देयर वर द सेवरल डेवलपमेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट पार्ट में अलग अलग ग्रुप्स में लोग रहने लगे थे। देयर वाज आल्सो पीरियड ड्यूरिंग द ऋग्वेदास, और यही वो पीरियड है जब ऋग्वेद को कंपोज किया गया था। ठीक है, ऋग्वेद को लिखा गया था। ठीक है, और was composed by the people living the Indus and the tributaries। अब ये इस ऋग्वेद को कंपोज करने का काम किसने किया? लोगों ने किया होगा, लेकिन कौन से लोगों ने और कहाँ किया? तो बच्चे, ये उन लोगों ने इसको कंपोज किया जो लोग इंदस और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास रहते थे। याद करो, मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया था कि पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी इंदस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास में लोकेटेड थी। कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज बताई थी मैंने? वो बताई थी मैंने रावी, ब्यास, झेलम, सतलुज और चिनाब। ये 5 ट्रिब्यूटरीज थी, इंदस रिवर की सहायक नदियां थी। इसी के आसपास से पूरी चारों तरफ से जो है इंदस सिविलाइजेशन लोकेटेड थी, और यहीं पर बैठ करके लोगों ने ऋग्वेद को कंपोज किया। क्लियर है? लोगों ने ऋग्वेद को कंपोज किया। जेम्स प्रिंसेप, अब इसके बाद हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि जेम्स प्रिंसेप, ये एक जेम्स प्रिंसेप भाई साहब हैं,
ठीक है, ये एक जेम्स प्रिंसेप भाई साहब हैं, तो इनको क्यों याद किया जाता है? तो बच्चे इनके कंट्रीब्यूशन के लिए याद किया जाता है। कैसा कंट्रीब्यूशन मैम, इन्होंने क्या किया था? तो बिल्कुल सही, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे। तो बच्चे इन्होंने सबसे पहले अशोका के इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा है उसको डिसाइफर करने का क्रेडिट दिया जाता है इनको, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप एन ऑफिसर ऑफ द इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो बच्चे ये एक ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिनका काम था मिंट करने का। मतलब जहां मिंट करने का मतलब होता है जैसे सिक्कों के ऊपर जो छपाई होती है ना, उसको कहा जाता है मिंट करना। उसी कंपनी में ये एक ऑफिसर थे जो इस तरह का काम किया करते थे, ठीक है। ओके, सो दीज इंस्क्रिप्शन यूज्ड टू अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड द कॉइन्स, ठीक है। तो उनको क्या मिला कि ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइफर द ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड द खरोष्टी स्क्रिप्ट। अब इन्होंने, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी अशोका की इंस्क्रिप्शन पर जो ब्राह्मी और खरोष्टी जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी बच्चे, उसको डिसाइफर करने का काम किया। दीज स्क्रिप्ट वर यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड द कॉइन्स। अब इस तरह की जो स्क्रिप्ट होती थी, कौन सी? ब्राह्मी और खरोष्टी, तो वो पहले के इंस्क्रिप्शंस में, कॉइन्स में यूज की जाती थी, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज मेंशन किंग द रेनफोर्स ऑफ पियादासी। और इसमें मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन में किसी ने, अभी देखो यहां पर ये नहीं बताया गया कि ये अशोका के ही हैं, किसी ने अपने आप को पियादासी और देवपिया कहकर उसमें सिक्कों में, उसमें इंस्क्रिप्शंस में लिखवाया था। अब ये देवपिया और पियादासी कौन है? बाद में पता चला यार ये तो अशोका ने अपने आप को ही टाइटल दी थी, ठीक है ना। तो फिर अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देयर वर द फ्यू इंस्क्रिप्शन विच आल्सो रेफर्स टू द किंग ऑफ अशोका। क्लियर है? यहां तक की कहानी समझ में आ गई। चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, अर्ली स्टेट्स। तो 16 महाजनपदास द 6th century BC is often regarded as a major turning point in the early Indian history। तो बच्चे ये जो 6th century है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है, ये इंडियन हिस्ट्री को एक टर्निंग पॉइंट पर लेकर आती है। मतलब हमारी इंडियन हिस्ट्री में एक तरह का टर्निंग पॉइंट आता है, एक तरह का मोड़ आता है ना। तो एक मोड़ आया, हाँ वो बिल्कुल सही बात है कि एक मोड़ आता है। और इस मोड़ में क्या होता है, एक बहुत ही एक ऐसा मोड़ आता है जो कि पहले कभी इस तरह की चेंजेस नहीं देखे गए थे, जो अब इस मोड़ के आने पर जो है वो इंडियन हिस्ट्री में देखे जाएंगे। क्या हुआ था मैम ऐसा इसमें? अर्ली बुद्धिस्ट एंड द जैनिस्ट टेक्स्ट मेंशन द 16 स्टेट्स नोन एज द महाजनपदास। अभी मैंने जनपद से महाजनपदास में कैसे कन्वर्ट हुए अभी बताया था। उन्हीं महाजनपदास को स्टेट कहा जाता है आज के टाइम में। तो ऐसे बताया गया है कि बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट में 16 स्टेट्स के बारे में बताया गया है जिनको कि महाजनपद बोला गया। आज के टाइम में इसको स्टेट बोलते हैं, तो पहले इसको महाजनपद बोलते थे, ठीक है। चलिए, जनपद मीन्स अ लैंड वेयर द जन, ठीक है। जनपद का मतलब क्या होता है? वो लैंड जहां पर जन रहते हैं। और जन का मतलब क्या होता है? पीपल। क्लान का मतलब ग्रुप ऑफ फैमिली, ठीक है। ट्राइब भी कह सकते हो, बस्ती भी कह सकते हो। सो सिट फूड द सेटलर्स, इट इज वर्ड बोथ ऑफ द प्राकृत एंड द संस्कृत। अब ये जनपद जो है वो प्राकृत भाषा में भी और संस्कृत भाषा में भी इसको यूज किया गया। मोस्ट महाजनपदास वर रूल्ड बाय द किंग। अब मैंने क्या कहा था, इनका कोई हेड होगा और वही हेड जो है बाद में चल करके राजा बन जाएगा, ठीक है। तो इनको महाजनपदास को रूल करने के लिए किंग्स वगैरह भी इमर्ज होने लगे थे। तो इसी से ही बनेगा हमारा किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। यहां से एक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि किंग्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? सो विच नोन एज द घानास, उन्हीं को क्या कहा जाता है? जो रूल, देखो महाजनपद वाज रूल्ड बाय द किंग विच सम नोन एज, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को घानास अंगास कहा जाता है। वर ओलिगार्चीज, जो उस एरिया को क्या करेंगे? गवर्न करेंगे। ईच महाजनपदास हैज, और सभी हर एक महाजनपद की, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और हर एक महाजनपद की एक कैपिटल होती थी, मतलब स्टेट की कैपिटल होती थी। आज के टाइम में भी तो यही है ना, हर एक स्टेट की अपनी कैपिटल होती है। तो ऐसे ही महाजनपदास की कैपिटल होती थी अपनी अपनी, ठीक है। चलिए, और उस कैपिटल को फोर्टिफाइड किया जाता था। फोर्टिफाइड का मतलब 4 दीवारी से उसको सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है। किलेबंदी कर दी जाती थी। चलिए, अब ये क्या आ जाएगा कि मैडम कौन कौन से महाजनपदास थे, जरा सा हमें ये भी बता दो। तो ये रहे आपके महाजनपदास। तो महाजनपदास कौन कौन से थे? ये रहे आपके, ठीक है। अब ये जो आपके बोल्ड राइटर में कुरु है, सूरसेन है, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स है, मगध है, अंगा है, काशी है, ये क्या है? विदेहा, ठीक है, विदेह, सॉरी, ठीक है। फिर अश्मक है। ये इस तरीके से 16 महाजनपदास हुए और इनकी कैपिटल भी यहां पर दी हुई है।
ठीक है, क्लियर। कैपिटल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ इतना बताना है आपको, इतना पूछा जाएगा कि कितने महाजनपदास थे, तो इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे सीबीएसई में, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से महाजनपदास थे, और ये महाजनपदास भी आपको रटने नहीं है, वो भी किस पर फोकस करेंगे हम लोग, बस आएंगे तो आगे मगध पर फोकस करेंगे, क्योंकि मगध में ही इस चैप्टर में मगध के बारे में बताया गया है, तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये थे हमारे 16 महाजनपदास। द अर्ली स्टेट, अब अभी हमने क्या पढ़ा, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। अब ये जो स्टेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, नए नए जो स्टेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे। फर्स्ट अमंग द 16 तो मगध। अब इसमें क्या बताया गया कि 16 स्टेट्स में से जो सबसे पावरफुल एक वो बना, एक स्टेट बना, ठीक है, एक महाजनपद था जिसका नाम था मगध, ठीक है। पहले मगध नाम से जो है वो मगध नाम से फेमस था, लेकिन आज के टाइम में ये बिहार है, बिहार को ही पहले मगध कहा जाता था, है ना, सरप्राइजिंग बात, क्लियर। हाँ, तो बिटवीन द 6th एंड द 4th सेंचुरी, तो 6 से 4th सेंचुरी बीसीई के बीच में, मतलब ये जो टाइम पीरियड था ये मगध का टाइम पीरियड था, आज के टाइम में इसको बिहार बोला जाता है। सो बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा, सबसे यानी कि 16 महाजनपदों में से ये जो मगध का जनपद है, महाजनपद है, ये इन सबसे ज्यादा पावरफुल था, सबसे शक्तिशाली था। तो मैडम बाकी के क्या है, बाकी के क्या वीक थे? नहीं बच्चे, वीक नहीं थे, लेकिन ये उनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। अब आपकी क्लास में क्या हुआ होगा, आपकी क्लास में बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, कुछ एवरेज भी होंगे, तो कुछ बहुत ही ज्यादा वीक होंगे। अब उन जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं बच्चे, उनमें से भी एक क्रीम को निकाला जाए कि इन बताओ अब ये 5 या 7 बच्चों में से सबसे इंटेलिजेंट कौन है। अब उसमें से भी फिर एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, फिर उसमें पता चलता है कि यार ये बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है। तो सेम ऐसे ही वो तो पावरफुल थे ही, 16 महाजनपदा जो 15 थे वो तो पावरफुल थे ही, लेकिन उनमें से तभी तो वो महाजनपद बने ना, शक्तिशाली थे तभी तो वो महाजनपद बने 16, लेकिन उन 16 के अंदर भी एक सबसे पावरफुल जो था वो था मगध। मगध was the region where agriculture specially productive। मगध वो रीजन था, वो एरिया था जहां पर सबसे अच्छी एग्रीकल्चर होती थी, सबसे अच्छी खेतीबाड़ी होती थी, उसका प्रोडक्शन भी अच्छा निकलता था। क्यों, रीजन क्या था? क्योंकि ये रिवर के पास लोकेटेड था, और रिवर के वाटर में जो होता है ना बच्चे, मिनरल्स बहुत होते हैं, वो फसलों की सिंचाई के लिए, फसलों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, उसका जो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। सो आयरन माइंस, तो इसके पावरफुल होने के बहुत सारे रीजन बताए गए। एक तो ये था कि इसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होती थी, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी, ठीक है। दूसरा ये था कि आयरन माइंस बहुत थी, लोहे की खाने बहुत थी इसमें, ठीक है, जो प्रेजेंट डे झारखंड आप देख रहे हो। सो वर द एक्सेसिबल एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द टूल्स एंड द वेपन्स। अब ये आयरन माइंस के होने से, याद रखना, हड़प्पा के लोग लोहे से बिल्कुल ही अपरिचित थे, अनअवेयर थे आयरन से, ठीक है। तो आयरन को वो जानते भी नहीं थे, तो ये गलती मत कर देना कि हड़प्पा के लोग लोहे के औजार बनाते थे, नहीं। तो दे डिडंट नो, दे अनफेमिलियर अबाउट आयरन, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि वर एक्सेसिबल, तो इस आयरन के होने से, ठीक है, ये आयरन माइंस के होने से अब वो आयरन के टूल्स और वेपन्स बनाए जाने लगे, जिससे कि ट्रेडिंग में काम आएंगे टूल्स वगैरह, जो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी उनमें काम आएंगे, और दूसरा जो वेपन्स बनेंगे वो उनके आर्मी में काम आएंगे। तो जितने अच्छे किस्म के हथियार होंगे, टूल्स होंगे, तो डेवलपमेंट भी तो उतनी अच्छे तरीके से होगी ना, क्लियर, ओके। सो राजगृह, यहां से क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क का कि राजगृह मगध की पहली कैपिटल थी, बाद में उसको 4th सेंचुरी में उसको ट्रांसफर कर दिया गया पाटलिपुत्र में, जो आज का पटना है, ठीक है, क्लियर। मौर्य एम्पायर, अब आते हैं जी चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य एम्पायर। बच्चे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक ही लाइन से, कि मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन थे? मौर्य एम्पायर के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब रखी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की? तो 321 बीसीई में, ठीक है, ईसा पूर्व, राइट। सो इट एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल नॉर्थवर्ड, और उन्होंने अपने शासनकाल में इसके लैंड को इतना ज्यादा एक्सपेंशन किया कि बताया गया है, अपना एरिया इतना बढ़ा लिया कि नॉर्थ वेस्ट अप टू अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान, इतना एरिया इन्होंने जीत कर इतना अपना एरिया जो है वो बड़ा कर लिया था, अपना राज्य बड़ा कर लिया था। फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्य एम्पायर। अब हमें मौर्य एम्पायर के बारे में कहां से पता चलता है? कहीं ना कहीं से तो रिसोर्स मिले होंगे ना, जिससे हम मौर्य एम्पायर के बारे में इतना कुछ जानते हैं, और वो कहां से पता चले हैं? करेक्ट,
अर्थशास्त्र से। और अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने, चाणक्य ने। तीनों एक ही पर्सन के नाम है, याद रखना, ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो लिखी गई थी बेसिकली ये चाणक्य ने लिखी थी, और इसमें पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में ही डिस्क्राइब किया गया है उसको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे। हिस्टोरियन हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ द सोर्सेज रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्य एम्पायर। दीज इंक्लूड द आर्कियोलॉजिकल फाइंड स्पेशली स्कल्पचर्स, ठीक है। तो स्कल्पचर्स से भी हमें पत्थर की मूर्तियां मिली थी, ठीक है। तो वहां के उनके स्टैच्यूज से भी, मूर्तियों से भी पता चला मौर्य एम्परर्स के बारे में। कौटिल्य चाणक्य हैज मेंशन अबाउट द मौर्य एम्पायर इन द अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। बुद्धिस्ट, जैनिज एंड द पुरानिक लिटरेचर एज वेल एज इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो यहाँ पर इस अर्थशास्त्र के अलावा और कहाँ से हमें मौर्य के बारे में पता चलता है? तो वो चलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट से, जैनिस्ट टेक्स्ट से, पौराणिक कथाओं से, पुराणों में, और इसके अलावा अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे हमें वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये जो ग्रेट अशोका थे, सम्राट अशोक थे, ये भी तो बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे ना। तो इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में अपने राज्य के बारे में लिखवाया। इससे हमें ये पता चला कि वो कितना ग्रेट था, उसने क्या क्या काम किए। अगर वो नहीं लिखवाता तो हम इतना हिस्ट्री को अच्छे से नहीं जान पाते, अगर हमारे पास कोई रिटर्न कंटेंट नहीं होता तो, ठीक है। क्लियर है? इंस्क्रिप्शन ऑल्सो मेंशन अबाउट द मौर्य एम्पायर। तो इंस्क्रिप्शन जो थे मेंशन अबाउट द, उन्होंने मौर्य एम्पायर के बारे में लिखा, मेंशन किया होगा ना कुछ ना कुछ। अब अशोक ने इंस्क्रिप्शन लिखवाए हैं तो उसमें अपने बारे में या अपने राज्य के बारे में तो लिखवाया होगा ना, किसी दूसरे राज्य या दूसरे राज्य के बारे में थोड़ी ना लिखवाया होगा। तो राइटिंग इनक्रेव द सरफेसेस एंड द स्टोन, और इसके अलावा बड़े बड़े शिलालेखाओं पर, पत्थरों पर, मंदिरों की दीवारों पर बहुत कुछ लिखवाया था उन्होंने, जिससे रीडर को पढ़कर ये लगता था कि ये राजा बहुत अच्छा है, इसने ये काम किए हैं। तो इस तरीके से हमें मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें, नेक्स्ट बात करते हैं हम मौर्य एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, या तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा या आपके स्मॉल क्वेश्चन में, 1 मार्कर में नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन द एम्पायर। इस इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांट दिया गया, ठीक है ना। अब बहुत सारा मतलब एक वो होता है, एक बहुत बड़ा एम्पायर है, लेकिन वो एक राजा की बस की बात नहीं है ना। अब हमारा इंडिया है, इतना बड़ा है, ठीक है। अब उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में अपना अपने तरीके से काम करती हैं। सबसे ऊपर कौन है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। कहने का मतलब पूरी तरीके से देश को चलाने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जरूरत होती है। तो सेम ऐसे ही मौर्य एम्पायर को, वास्ट मौर्य एम्पायर को यहाँ पर अच्छी तरीके से स्मूथली रन करने के लिए 5 पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए गए। कौन कौन से? तो एक तो पाटलिपुत्र तो था ही, उसके अलावा तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और स्वर्णगिरी। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया अराउंड द कैपिटल एंड द प्रोविंशियल सेंटर। अब इन सेंटर्स में जिनको भी हेड रिक्रूट किया गया था, ठीक है, जिनको भी हेड बनाया गया था, जिनको प्रोविंसेस दी गई थी, जिनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि यहाँ कोई किसी तरह की लोगों को कमी नहीं होनी चाहिए, सारी देखभाल तुम्हें बहुत अच्छे से तरीके से करनी है, और सारी रिपोर्ट जो है वो मेन अथॉरिटी को देनी है, ठीक है जी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी गई। तो इस तरीके से कंट्री भी अच्छी तरह से स्मूथली रन करती रही, उनका भी काम चलता रहा, तो प्रजा भी बहुत खुश थी, राजा भी बहुत खुश था, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हम आगे की तरफ। आगे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ द एम्पायर। अब ये एम्पायर की यार इंपॉर्टेंस क्यों होती है? बिना एम्पायर के भी तो काम चल सकता है। सोचो जरा, बिना गवर्नमेंट कैसे काम चलेगा यार? अब बोलोगे मैडम हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो कोई गवर्नमेंट थी ही नहीं, कोई हेड तो था ही नहीं जो पूरी सोसाइटी को या पूरी सिविलाइजेशन को गवर्न कर रहा था। तो बच्चे ऐसा हर बार नहीं होता है, ठीक है। उस टाइम तो ठीक है, शांति थी, चली गई। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट बनी, दैट मीन्स कि राजा बने, तो वो एक राजा मेन हेड होता था जो कि पूरी कंट्री को गवर्न करता था, पूरे राज्य को। तो ये क्यों एम्पायर जो है वो जरूरी होते हैं? इन द 19th सेंचुरी द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली इंडियन इंक्लूडिंग द मौर्य एम्पायर वाज डिस्कवर, ठीक है। अब 19th सेंचुरी के अर्ली मतलब कि उसके पहले वाले दशक में इंडिया इंक्लूडिंग द मौर्य एम्पायर वाज डिस्कवर्ड। तो इंडिया जब इसमें रिसर्च की गई, ठीक है, 19th सेंचुरी के अर्ली वाले पीरियड में जब रिसर्च कर रहे थे तो रिसर्चर्स को या हिस्टोरियन को मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है
और जैसे जैसे उनको मौर्य एम्पायर्स के बारे में पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, एविडेंस मिलते हैं, ये मिलता है वो मिलता है, तो वैसे वैसे लोगों का, हिस्टोरियंस का और स्कॉलर्स का और हम कह सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट का, तो एक तरह से इंटरेस्ट जो है वो मौर्य एम्परर्स की तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि अशोका केम टू बी रिगार्डेड एज द, उसमें ये पाया गया कि अशोका एक कितने इंस्पायरिंग फिगर थे। इंस्पायरिंग का फिगर का मतलब होता है एक आइडियल पर्सन थे लोगों के लिए। वो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अशोक ने लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किए थे, लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए काफी सारे काम किए थे, कुएं खुदवाए थे, सड़क के दोनों तरफ जो है वो पेड़ पौधे लगवाए थे, पेड़ लगवाए थे बड़े बड़े, ठीक है, सराय बनवाई थी, प्याऊ वगैरह लगवाई थी। इस तरीके से काफी सारे उन्होंने लोगों के लिए काम किया और वो धीरे धीरे लोगों के फेवरेट बनते चले गए। अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और हमेशा अपने इंस्क्रिप्शंस ना मॉरल एटिकेट्स, जो उनके मॉरल वैल्यूज होते हैं, वो लिखवाते थे ज़्यादातर, ताकि रीडर इसको पढ़ें और इस तरीके से जब वो इनको पढ़ेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, हमें सबसे जो है प्रेम भाव से मिलना चाहिए, हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। खैर ये तो उन्होंने बाद में लिखवाया था जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग वॉर के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से ही वॉज मेड हम्बल देन लेटर रूलर्स अडॉप्टेड द ग्रैंडाइज द मैग्निफिसेंट टाइटल। फिर बाद में उन्होंने जो है वो अपने आप को इस तरह की टाइटल दी। कौन कौन सी टाइटल दी थी कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को ही टाइटल दी थी और वही टाइटल उनके इंस्क्रिप्शन में लिखी गई थी। फिर उनको पता चला कि यार ये जो टाइटल लिखी हुई है ये उस पर्टिकुलर राजा के बारे में है जिसका नाम अशोक है। क्लियर है? चलिए देख लीजिए, ये है सम्राट अशोक, है ना। तो एक ब्यूटीफुल से एक बहुत ही ब्यूटीफुल, तो खैर गर्ल्स के लिए आता है, बहुत ही हैंडसम थे और ऐसा माना जाता है कि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे और लोग उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे कि कब उनके सामने आए। इतने मतलब ऐसा होता है ना कि हम भी जो है किसी बहुत ही सुंदर, किसी बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को जब सामने देखते हैं तो मन में मतलब ऐसा होता है कि यार हाँ काश हम भी ऐसे होते ना। तो उनको देखने भर से ही हमें मतलब हमारे मन को एक तरह से संतुष्टि मिलती है कि यार मेरे को भी ऐसा होना चाहिए था, है ना। तो कुछ ऐसा मन में कुछ आता है। क्लियर? तो ये थे सम्राट अशोक। न्यू नोशन ऑफ द किनशिप। अब नोशन क्या होता है बच्चे? सोच होती है, ठीक है, सोच होती है और ये विचार होते हैं, ठीक है, ऑफ द किनशिप। अब ऐसा नहीं था कि मौर्य एम्पायर के जो एम्परर्स थे वही रूल करते थे पूरे उसमें। तो जगह पर जैसे सदन की बात करूं तो वहां पर चीफोंस होते थे, चीफ टॉम्स होते थे, मतलब कि एक तरह के हेड ही लगा लीजिए। तो अगर उत्तरी भारत में अगर ये इनका साम्राज्य फैला हुआ था, अगर मौर्य साम्राज्य था, तो दक्षिण में अगर हम आएंगे, साउथ में अगर हम आएंगे, तो इस तरह के चीफोंस जो होते थे, मतलब कि जैसे चेराज हो गया, पांड्याज हो गया, और इस तरीके से देखो पावरफुल, द चीफ वाज पावरफुल मैन हुज पोजीशन एंड मे नॉट बी हेरिडिटी। अब ये जो चीफिंस होते थे मतलब हेड होते थे जो साउथ रीजन में रूल किया करते थे, तो ऐसा नहीं था कि ये हेरिडिटी थे। हेरिडिटी का मतलब देखो, एक तो होता है डायनेस्टी, एक होता है किंगडम। डायनेस्टी का मतलब होता है डायनेस्टी, मतलब कि पापा की डेथ के बाद, फादर की डेथ के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, किंग का बेटा राजा बनेगा, किंग का बेटा किंग बनेगा। ठीक है, लेकिन अब ये अप्लाई नहीं होता है। तो जो कैपेबल होगा वही बनेगा राजा। ठीक है, तो पहले ये था, तो वो तो होगी डायनेस्टी की, फादर के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो ये कोई डायनेस्टी हो गई। किंगडम का मतलब होता है कि एक राजा का रूल कर रहा है, दूसरे राजा ने उस पर अटैक कर लिया, अटैक करके उसको जीत लिया, तो वो राजा बन जाएगा। वो डायनेस्टी नहीं हुई ना, कोई होता वो दूसरा ही राजा की, उसने पहले वाले राजा को हरा दिया, कोई दूसरी डायनेस्टी का रूलर आया, उस पर रूल करने लग गया, फिर कोई आता है उस पर अटैक कर लेता, तो वो रूल करने लग जाता है। तो ये होता है किंगडम। क्लियर? तो चीफ वॉज पावरफुल मैन हुज पोजिशन मे और मे नॉट बी हेरिडिटी, ही रिसीव गिफ्ट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स, अनलाइक किंग्स यूज टू कलेक्ट द टैक्सेस। अब यहाँ पर ये लिखा गया, बताया गया कि लोग टैक्सेस को भी कलेक्ट किया करते थे। भाई बिना टैक्स के गवर्नमेंट कैसे चलेगी? गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ से होगी? टैक्स से ही होती है। आज भी तो यही होता है ना, इनकम टैक्स लिया जाता है, हाउस टैक्स लिया जाता है, ये टैक्स लिया जाता है, वो टैक्स, इसी से तो गवर्नमेंट की इनकम होती है। राजा भी ऐसे ही करते थे, पहले प्रोडक्शन पर जो है वो रेवेन्यू टैक्स लिया करते थे, तो इन टैक्स के बेस पर ही राज्य चलता था। ठीक है,
द न्यू किंगडम इमर्जेस इन द डेक्कन एंड द फर्दर द साउथ। तो डेक्कन ये आपका जो पूरा आप एमपी वाला एरिया देखते हैं, महाराष्ट्र वाला एरिया देखते हैं, ऊपर थोड़ा सा आपका राजस्थान और ये सारा थोड़ा थोड़ा कवर हो जाएगा, तो ये सारा डेक्कन उसमें है, प्लेट्यू में आता है। सो डेक्कन फर्दर द साउथ, उसके अलावा साउथ में भी इंक्लूड द चीफन द चोलास, चेरास एंड पांड्यास, तमिलक्कम। इन तमिलक्कम, तमिलक्कम क्या है बच्चा? द नेम ऑफ द एंशिएंट तमिल कंट्री। इस तमिल कंट्री का पहले जो बुक्स में नाम लिखा गया था, जैसे संगम लिटरेचर में नाम लिखा गया था, ठीक है, तो उसको लिखा गया था क्या लिखा गया था? तमिलक्कम। तो ये तमिल कंट्री का नाम था पहले, ठीक है, क्लियर? चले आगे। हाँ, सो डिवाइन ऑफ द किंग। अब इस तरह का स्टैच्यू जो है वो हमारी बुक में दिखाया गया है। आप बोलोगे मैडम इसका हेड नहीं है, इसकी मुंडी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यही दिखाया गया और ऐसे ही हमें स्टैच्यू मिला है बिना इसके फेस के, ठीक है। तो ऊपर का इसका पोर्शन नहीं मिला है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां अपने मंदिर के सामने एंट्रेंस गेट पे लगा देते थे कि तुम्हें किसी भगवान की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भगवान हम ही हैं। जो भी कुछ है भगवान ने हमें तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए हमें धरती पर भेजा है, तो हम तुम्हारे एक तरह से भगवान हो गए। तो पहले तुम हमारे सामने सर झुकाओ, फिर तुम जाकर के भगवान को। तो हम भी एक भगवान की परछाई हैं, हम भी भगवान के ही बच्चे हैं। तो ये किसने कहा? ये कहा था बच्चे कुषाण रूलर्स ने। तो किंग ऑफन ट्राई टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद अ वैरायटी ऑफ द डिटीज इन ऑर्डर टू द क्लेम हाई स्टेटस, ठीक है। तो वो इससे ये भी पता चलता है कि राजा लोग कितने हाई स्टेटस रखते थे। राजाओं का तो स्टेटस ही बहुत हाई होता था। और इसको यूज करने के दिस स्ट्रेटजी यूज्ड बाय द कुषाण। तो इन्होंने 1st सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE, देखो दोनों में डिफरेंस है, ये BCE है मतलब ईसा पूर्व है और ये कॉमन एरा है। हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडेड सेंट्रल एशिया टू द नॉर्थ वेस्ट एशिया। तो उन्होंने सेंट्रल एशिया, अब ये पूछोगे मैडम सेंट्रल एशिया कहां पर है? तो बच्चे ये जितनी भी हमारी ये जो स्थान वाली कंट्री हैं, जितनी भी हमारी स्थान वाली कंट्री हैं, वो सारी की सारी इसमें यहाँ पर अफगानिस्तान, ये आपकी कौन सी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये जितनी भी स्थान वाली कंट्री है ना, ये सारी की सारी क्या है बच्चे? ये सारी की सारी आपकी सेंट्रल एशिया है, ठीक है, सेंट्रल एशियानिक कंट्री है। क्लियर? हाँ, तो इसी को कहते हैं सेंट्रल एशिया वाली कंट्री। तो नॉर्थ वेस्ट, और पूरे नॉर्थ वेस्ट पर इनका कब्जा हो गया था। ये आपका नॉर्थ हो गया, तो ये आपका वेस्ट हो गया। तो इस यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है इनका एक तरीके से रूल हो गया था। किनका बच्चे? कुषाण डायनेस्टी के रूलर्स का। और ये कब हुआ था? 4th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी CE तक, ठीक है। कॉलेजियल स्टेटस कुषाण रूलर हैव बीन फाउंड। अब ये इस तरह का स्टैच्यू हमें कहाँ मिला? ये मिला बच्चे मथुरा में, ठीक है। और मथुरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सो बाय द 4th सेंचुरी एविडेंस ऑफ द लार्जर स्टेट इंक्लूडिंग द गुप्ता। उसके बाद 4th सेंचुरी में, ये तो बात किसकी हो रही थी? 4th सेंचुरी की बात हो रही थी। और हाँ, अगर बात आती है किसकी? कॉइन्स की, खैर उसको आगे बताएंगे हम, ठीक है। कॉइन्स की बात आती है वो भी बताएंगे हम। 4th सेंचुरी के बाद, यानी कि इनके बाद में कौन आते हैं? ये आते हैं गुप्ता रूलर्स, ठीक है। तो ये भी कम नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य सेकेंड, चंद्रगुप्त सेकेंड, सॉरी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त सेकेंड अलग है, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त सेकेंड का मौर्य डायनेस्टी से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज को याद रखना। एम्पायर हैज बीन फाउंड द मेनी ऑफ दीज डिपेंडेंट द सामंतास। अब ये इनमें क्या होता था? जैसे चीफन्स होते थे ना, हमने साउथ में देखे, इनमें क्या होते थे? सामंत होते थे। सामंत एक तरह से राजा होते थे। अब आपने मूवी देखी होंगी ना, कौन सी? बाजीराव मस्तानी, उसमें भी तो सामंत थे ना। तो एक तरह से वो सामंत ही राजा होता था, हेड होता था, समझ गए? ठीक है, ओके। सो हैव बीन एम्पायर, मेनी ऑफ दीज डिपेंडेंट ऑन द सामंतास, मैन हु मेंटेनेंस एंड देमसेल्फ थ्रू द लोकल रिसोर्सेज इंक्लूड द कंट्रोल ओवर द लैंड। तो वो लोकल रिसोर्सेज होते थे, चाहे उसमें वो मिनरल्स आ गए, चाहे वो रिवर आ गए, चाहे वो आपके माउंटेन्स आ गए, चाहे वो आपकी माइंस आ गए, कुछ भी रिसोर्सेज आ गए, नेचुरल रिसोर्सेज या कुछ भी XYZ है, तो उनके ऊपर इन सामंतों का पूरा कंट्रोल होता था। वही इस चीज को यूज करते थे और वही इसको गवर्न किया करते थे, ठीक है। चलिए, अ चेंजिंग कंट्री साइड। देखो बच्चे, हर चैप्टर को ना, अब हमारा
एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, तो हर चैप्टर की एक क्विक रिवीजन लेकर जानी है आपको, और इसीलिए मैं इसको बार बार करवा रही हूँ, ताकि मतलब ठीक है मैंने 2 बार करवा दिए हैं, लेकिन बच्चे लास्ट मोमेंट पर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सभी बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं इस सेशन को, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से क्विक रिवीजन लेकर जाएंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, चाहे आपके 1 मार्कर क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं या स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कराओ। क्योंकि देखो एक तरह से थॉट प्रोसेस बन गया, एक तरह से आइडिया तो लग गया है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया और उसमें क्या लिखना है। यही तो है सारा खेल, कि क्वेश्चन को समझने के बाद जो आपने अपनी नॉलेज अप्लाई की वहां पर वही चीज अप्लाई करनी है। और इसीलिए मैं बार बार इनको मैं लेकर आ रही हूं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होने से आप अपने क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से लिख सकोगे। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ द किंग। हिस्टोरियन हैव एग्जामाइंड द स्टोरी कंटेन इन द एंथ्रोलॉजीज सच एज द जातकास एंड द पंचतंत्र। अब ये देखो एंथ्रोलॉजीज क्या होती हैं, हिस्टोरियन हैव एग्जामाइंड स्टोरी। अब हिस्टोरियंस को काफी ऐसी बुक्स मिलती है, जैसे पंचतंत्र हो गया, ठीक है, जैसे जातक कथाएं हो गई, क्लियर है, तो उनको इनसे वहां के उस टाइम के बारे में काफी कुछ पता चलता है। अब जैसे पंचतंत्र में जो है वो बहुत सारे जैसे एनिमल्स के ऊपर लिखा होता है कि एक चीकू बंदर था, एक राजा था, वो इस तरह से वो करता था, तो उनके जरिए ना लोगों को एक तरह का संदेश दिया जाता था। ठीक है, और जैसे ये जातक क्या होती है, जातक कथाएं होती है बच्चे, ठीक है, तो जातक वर रिटन इन। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि जातक जो होती है, मतलब कथाएं जो होती थी या कहानियां होती थी, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी, पाली लैंग्वेज में। ठीक है बच्चे, रिटन इन पाली अराउंड द मिडल इन द 1st सेंचुरी। तो ये जो कथाएं होती है, कहानियां होती है, 1st मिलेनियम BC में इनको लिखा गया था। ठीक है, 1 स्टोरीज, एक स्टोरी है, एक कहानी है जिसका नाम था गंतातिंदु। ठीक है, गंतातिंदु जातक, तो ये कहानी है गंतातिंदु जातक। ठीक है, गंतातिंदु कहानी डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ विक्ट किंग। तो इस गंतातिंदु जातका में बताया गया है कि एक बहुत ही विक्ट किंग था, उसने अपनी प्रजा के साथ में किस तरह से ट्रीट किया, किस तरह से वहां का रूल किया उस पर, और किस तरह से वो लोगों पर रूल किया करता था। तो सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो इस गंतातिंदु जातक में मिलती है। ठीक है, ही इंक्लूडेड, सो दीज इंक्लूडिंग एल्डरली वुमेन। तो इस गंतातिंदु जातक में क्या लिखा गया है, सभी चीज को, सभी मतलब फील्ड से, सभी एरिया से कुछ ना कुछ उसको डिस्क्राइब किया गया है। ऐसा कोई पहलू नहीं छोड़ा जिसमें कि इसका वर्णन ना दिया गया। खाली एक राजा रानी के बारे में नहीं बताया गया, खाली एनिमल्स के बारे में नहीं बताया गया, खाली एक किसी साधु संत के बारे में नहीं बताया गया। इसमें पढ़ने वाले को हर पहलू से वाकिफ कराने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पर है, दीज इंक्लूडेड द एल्डरली वुमेन, जो एक्सपीरियंस्ड, जो बड़ी बूढ़ी होती थी उनके बारे में। ठीक है, एल्डरली मैन और वुमेन दोनों ही एक्सपीरियंस जो होते थे उनके बारे में बताया गया है। कल्टिवेटर्स के बारे में, फार्मर्स वगैरह के बारे में, हर्डर्स के बारे में, ठीक है, और विलेज बॉय एंड इवन द एनिमल्स, यानी कि सबके बारे में कुछ ना कुछ बताया गया, जिससे ये पता चलता है कि उस तरह उस पास्ट में, यानी कि उस टाइम में राजा किस तरह से रूल करता था और प्रजा कैसे रहती थी। इवन एनिमल्स को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? देखो, हर राजा ये चाहेगा कि उसके देश में बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन अच्छी होगी तो अच्छे खासे पैसे आएंगे, उनकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगी वो बढ़ जाएगी, प्रजा भी खुश, राजा भी खुश, खुशहाली होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो हम ये जो वो कर रहे हैं ना, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी करके अब थोड़ा सा वो टाइम आ गया जब हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, तो इसका फायदा तुम्हें मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। और वो रिजल्ट कैसा मिलेगा कि तुम बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छे नंबरों से क्रैक करोगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोगों से। ठीक है, बिल्कुल। तो इस बार हम क्या करेंगे, एग्जाम को फोड़ के आएंगे, एग्जाम करके नहीं आएंगे, फोड़ के आएंगे, और धांसू तरीके से। क्या कहते हो? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि किस किस बच्चे ने टारगेट किया है कि मुझे 95% जो है अबव आएंगे। किस किस बच्चे ने टारगेट किया, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना। ठीक है, क्लियर? ओके, सो फ्रॉम द 6th century BC प्लोइंग एग्रीकल्चर बिकम द प्रेवलेंट। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि 6th century BCE से तो प्लोइंग एग्रीकल्चर होने लग गई थी, मतलब कि हलों से, और उसको प्लो किया जाता था, जमीन को खुदाई करते थे, फिर उसमें
बीज बिखेरने का काम करते थे, फिर उसको इरिगेट करते थे, फिर इस तरह से प्लांटेशन, मतलब इस तरह से प्लांट ग्रो हो जाते थे और एग्रीकल्चर होती थी। इट वॉज इन द फर्टाइल अलुवियल रिवर वैली सच दोज द गंगा एंड द कावेरी। अब ये गंगा और कावेरी रिवर के आसपास का जो एरिया है वो वाकई में उसकी सॉइल की फर्टिलिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी, इससे प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, क्योंकि रिवर वाटर बच्चे अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लेकर आती हैं। ठीक है, मिनरल्स लेकर आते हैं जो कि फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आयरन फ्लोस फेयर विद द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इससे पहले आयरन यूज ही नहीं होता था। ठीक है, इससे पहले आयरन यूज नहीं होता था और अब क्या किया जाने लगा, हल के जो टिप होती है बच्चे, अब मान लीजिए ये ऐसा हल है, उसके टिप पर इस तरीके से नुकीली चीज लोहे की लगाई गई। इससे क्या होता था कि जब भी किसान अपने खेत को जोतेगा, यानी कि उसकी खुदाई करेगा, तो उससे क्या होगा, जमीन नीचे तक अंदर तक वो जो है थोड़ी सी गहराई में उसकी खुदाई हो जाएगी और फिर जब उसको बीज को बोया जाएगा तो उससे सॉइल की जो अंदर की जो उसको मिनरल चाहिए होंगे उस प्लांट को, तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। समझ में आ गई बात? ओके। डिफरेंसेस द रॉयल सोसाइटी, अब रूलर सोसाइटी। अब ये रूलर सोसाइटी में किस तरह के डिफरेंसेस देखे जाते हैं? रूलर सोसाइटी का मतलब जो गांव में रहते थे, विलेजर्स, तो उनमें भी तो कैटेगरीज बनी हुई थी ना। कौन कौन सी कैटेगरीज मैडम? गांव में तो गांव वाले रहते हैं, नहीं बच्चे, गांव में किसान रहते हैं, लेकिन किसान भी तो अलग अलग टाइप के होते हैं ना। एक रिच फार्मर होते हैं जिनके पास लैंड बहुत होती है, ठीक है, एक होते हैं लैंडलेस पीपल होते हैं, और एक होते हैं जो बाहर से जो काम करने के लिए आते हैं, एक वो भी होते हैं। विद द इंक्रीज प्रोडक्शन, जैसे जैसे एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को ज्यादा इंक्रीज करने पर ध्यान गया, तो वैसे वैसे लोगों ने क्या किया, यार इसी में हम अपना जो है वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, इसी से हमारे पास पैसा आ सकता है, लेकिन कैसे? हम एग्रीकल्चर में अपना अच्छा करेंगे, बेस्ट देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो एग्रीकल्चर में बिजी होने लगे, एंगेज होने लगे। लेकिन इसमें 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी में? डिफरेंसेस अमंग द पीपल एंगेज इन द एग्रीकल्चर लाइक द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर। अब जो लैंडलेस थे, ठीक है, लैंडलेस थे, एग्रीकल्चर लेबर्स थे, स्मॉल पीजन्स थे और लार्ज लैंडलॉर्ड थे। 3 कैटेगरी बना दी गई, एक तो लेबर वाली कैटेगरी, एक स्मॉल पीजन्स जिनके पास जमीनें थोड़ी थी, और एक जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा थी। 3 तरह की कैटेगरी बन गई ना। अच्छा, द टर्म गहपति, क्या कह रहा है? द टर्म गहपति was often used in the Pali text। अब ये गहपति क्या होता है? जैसे कि आपको हिंदी में भी थोड़ा बहुत पता होगा, थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। गहपति का मतलब होता है, या गृहपति का मतलब होता है हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली कौन होगा? मेल। ठीक है, तो हेड ऑफ द फैमिली को ही क्या कहा जाता था? पाली लैंग्वेज में गहपति कहा जाता था। उसका डेजिग्नेशन क्या होता था? उसकी एक घर के अंदर एक इंपॉर्टेंस क्या होती थी कि द सेकेंड एंड द थर्ड कैटेगरी, ठीक है, टेक्स्ट टू द डिस्क्राइब द सेकेंड एंड द थर्ड कैटेगरी अर्ली तमिल। अब इसका काम क्या होता था? गहपति की डेजिग्नेशन क्या होती थी कि घर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे वो बिना इसकी इजाजत के, बिना इसके फाइनल डिसीजन के नहीं माने जाएंगे। तो घर का जो मुखिया होगा वही फाइनल डिसीजन देगा कि तुम्हें ये करना है, ठीक है जी। और ऐसा होता भी था कि घर के सारे जो भी छोटे होते हैं वो बड़ों की बात मानते थे। आज की बात और है कि नहीं मानते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। क्या आप भी अपने पेरेंट्स की बात सुनते हो? क्या बहुत फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है, क्या आपने कभी शांति से बैठ करके उनका डिस्कशन सुना है? ठीक है, क्या आपके घर में भी पहले वाला सिस्टम वो होता है? ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पहले और आज में बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है, ओके। तो इनका काम क्या होता था कि जो भी फैमिली में डिसीजन लिए जाएंगे वो फाइनल डिसीजन इनका गहपति का होगा। जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उनके सबके मालिक ये होंगे। ठीक है, घर में पशु हैं, घर में ज्वेलरी है, घर में कुछ भी है, एक्सवाइजेड प्रॉपर्टी पूरी की पूरी, तो वो इनके इजाज़त के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अब सेल परचेजिंग का काम भी होता था तो वो भी इनसे इजाज़त लेकर ही किया जाता था। तो इस तरीके से ये हेड ऑफ द फैमिली होते थे। अर्ली तमिल लिटरेचर, एक तमिल लिटरेचर था, जैसे हमारे यहाँ वेद पुराण होते हैं ना, वेद होते थे, तो ऐसे ही तमिल लिटरेचर होती थी जिसको संगम लिटरेचर बोला जाता है। तो तमिल लिटरेचर में जिसका नाम है संगम टेक्स्ट, तो उसमें मेंशन किया गया है कि लोग गांव में कितने कैटेगरीज में डिवाइड थे। ठीक है, तो कितनी कैटेगरीज में? तो लार्ज लैंड ऑनर्स को बोला जाता था वेल्लौर। क्या बोला जाता था बच्चे? वेल्लौर। तो जिसके पास बहुत ज्यादा भूमि होती थी उसको बोला जाता था वेल्लौर। प्लोमैन को क्या कहा जाता था? उझावर। ठीक है, प्लोमैन को क्या कहा जाता था? उझावर। और स्लेव्स को कहा जाता था अधमई। स्लेव्स को कहा जाता था अधमई। यहां से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से सुन लो, देख लो।
ठीक है, स्मॉल क्वेश्चन में भी पूछ लेंगे कि गांव मतलब विलेज में जो पीपल रहते थे उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, नेम दैम करना है आपको, उनके नेम लिखकर बताने हैं। तो फिर आप क्या करोगे, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया, जो लैंड ऑनर्स होते थे उनको क्या बोला जाता था, वेल्लॉर बोला जाता था। जो लैंड होल्डर्स होते थे, जिनके बहुत सारे रिच पीजेंट्स कह सकते हैं, उनको क्या बोला जाता था, वेल्लॉर बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद ये जो प्लोमैन होते थे, किसान जब खेती करते थे, मतलब जमीन उनकी थी, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स की थी, फिर उस पर जो प्लोइंग का काम करते थे, हल से जोतने का काम करते थे, उनको उझावर बोला जाता था। फिर जो उस पर लेबरगिरी का काम करते थे एज अ स्लेव्स, तो उनको बोला जाता था अदमई। तीनों बातें क्लियर हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या आ जाएगा, लैंड ग्रांट्स एंड द न्यू रूरल एलिट्स। अब ये लैंड ग्रांट करने का जो एक राइट था वो किसके पास था, तो बच्चे सुनो, लैंड ग्रांट करने का राइट जो था वो सिर्फ और सिर्फ मैन को था, वुमेन को नहीं था। एक रेयर केस ऐसा देखा गया, चंद्रगुप्त मौर्य की जो बेटी थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता, ठीक है, तो उन्हीं को ही एक रेयर केस ऐसा मिला है जो अपनी लैंड को जो है वो ग्रांट कर सकती थी, लैंड ग्रांट कर सकती थी, सेल परचेज कर सकती थी। तो ग्रांट ऑफ द लैंड वर स्टार्टेड फ्रॉम द अर्ली कंट्रीज ऑफ द कॉमन एरा, मेनी विच वर रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शन। तो लैंड ग्रांट करने का राइट किसको होता था, क्या होता था, नहीं होता था, तो ये सारा इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, वहीं से तो हमें पता चला ना, अपने आप थोड़ी ना हम कोई कहानी बना देंगे। ठीक है, तो द रिकॉर्ड ऑफ हैविंग सर्वाइव्ड द जनरली अबाउट द ग्रांट रिलीजन इंस्टीट्यूशन ऑफ द ब्राह्मणास। अब किस राजा ने भूमि को दान किया, जैसे आज भी तुम मंदिर में जाते होगे ना, मंदिर में या जो तुम्हारे आसपास में लोकल लोकेलिटी में जो भी जिसने भी अगर मंदिर बनाने के लिए जमीन दान करी होगी, भूमि दान करी होगी, तो उसका नाम लिखा होगा, जिसमें अगर उसने सीमेंट करवाई है, कुछ भी XYZ डोनेशन दिया है, तो उसका नाम बकायदा लिखा होगा। तो सेम ऐसे ही इंस्क्रिप्शन पर भी हमें मेंशन हुआ मिला है कि किस राजा ने ब्राह्मणों को कितनी भूमि दान करी, तो वो सारी चीजें मेंशन कर रखी है इंस्क्रिप्शंस के अंदर। फिर वहां से पता चलता है हमें कि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए भूमि को दान किया करते थे, लैंड ग्रांट किया करते थे, डोनेट किया करते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि ब्राह्मणों को भी दान दे दिया करते थे। तो ऐसा माना जाता था ब्राह्मण जो होते थे एक तरह के भगवान होते हैं, तो हमने भगवान को दान कर दिया, मतलब कि हमारे पास अब दिन दुगने रात चौगनी तरीके से हम लोग तरक्की करेंगे। ठीक है। टाउन्स एंड ट्रेड। अब देखो नई नई सिटीज बनने लगेंगी। फार्मर पढ़ लिया, दो चीजें हमारी क्लियर हो गई है, किससे, टॉपिक से रिलेटेड। अब हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा किंग्स, उसके बाद हमने फार्मर्स पर भी डिस्कस किया, तो दो चीजें क्लियर हो गई। अब लास्ट हमारी क्या आती है, टाउन्स आते हैं। अब ये टाउन की इमर्जेंस कैसे होगी, देखना बच्चे, न्यू सिटीज बनने लगेंगी। ठीक है, द अर्बन सेंटर इमर्ज्ड इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इन द 6th सेंचुरी। तो अब जो है जहां पर लोगों को काम मिलना स्टार्ट होगा, अभी मैंने क्या बताया था कि मंदिरों को बनाने के लिए लैंड ग्रांट कर दी गई, राजा ने करी या किसी रिच ट्रेडर्स ने करी, मर्चेंट्स ने करी, किसी धनी लोग ने करी, वो कर दी। अब उस पर मंदिर बनाना भी था ना, तो मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर्स भी चाहिएंगे, उसके लिए मटेरियल भी चाहिएगा, ठीक है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स भी चाहिएंगे। अब जहां पर लोगों को काम मिलेगा कि अब तो जो है वो साल 2 साल यहीं पर हम लोग काम करने वाले हैं, तो लोगों की धीरे धीरे बसावट भी वहीं पर स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरीके से लोगों को जहां पर काम मिलकर वो लोग उन्होंने सेटलमेंट कर ली थी अपनी, वही जो है वो सिटीज में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी। तो अब क्या है, अ मेजर टाउन वर लोकेटेड अलोंग द रूट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कि पाटलिपुत्र है, गंगा के किनारे बसा हुआ है वो, ठीक है, अब वहां पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से होगी, वाटरवेज ही यूज किया करते थे। अब वहां पर लोडिंग, कोई लोड करने के लिए लेबर्स लगे होंगे, कोई उसको उतारने के लिए रख रहे होंगे, कोई उसको कुछ कर रहा होगा, कोई शिप बिल्डिंग कर, मतलब XYZ की वहां पर लोगों को काम मिल रहा है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, भाई यहाँ पर हमें काम मिल रहा है तो हम यहीं पर क्यों ना रहना बसना स्टार्ट कर देंगे। तो धीरे धीरे वो अपनी शॉप खोलेंगे वहां पर, ठीक है, जो उससे रिलेटेड उनको काम आएगी, जो भी उनका ऑक्यूपेशन है, तो वहां से लोग जो है वो मटेरियल भी तो खरीदेंगे ना, बस थोड़ा सा मटेरियल लेकर अपनी वहीं पर दुकान सेट कर ली, इस तरीके से उनकी तो निकल पड़ी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र वाज रिवराइन रूट्स। अब ये पाटलिपुत्र क्या था बच्चे, पाटलिपुत्र पटना एक रिवराइन रूट था, मतलब कि जहां से रिवर वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजीली हो जाती थी। अदर सच एज द उज्जैनी वर अलोंग द लैंड। अब ये उज्जैनी में जो था बच्चे ये लैंड रूट था। ध्यान रखना, दो चीजें मैंने अलग अलग बताई हैं। पाटलिपुत्र रिवराइन रूट था,
नदियों के जरिए जो ट्रांसपोर्टेशन होती थी, ट्रेडिंग होती थी, आना जाना होता था, वो पाटलिपुत्र से होता था। लैंड रूट के लिए उज्जैनी अच्छा माना जाता था, ठीक है। एंड यट अदर, इसके अलावा और भी थे। इसी तरह पुहार था, पुहार वर नियर द कोस्ट, और ये सी के पास था, कोस्टल एरिया था पुहार, राइट। फ्रॉम वेयर द सी रूट, ध्यान रखना ये रिवराइन है और ये क्या लिखा है, ये सी रूट लिखा है, गलती मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं साइड में हो जाती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो पुहार जो था वो कोस्टल रूट था। क्लियर बच्चे? ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहा ना? अरे हिस्ट्री में तो हम एकदम 95 से अबव लेकर आएंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। जो बच्चे रेगुलर सेशंस को अटेंड करते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, और जिन बच्चों ने अभी हाल ही में पता चला है थोड़े दिन पहले, अगर वो भी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एकदम एग्जाम को क्रैक नहीं करना है, क्रैक पास होना तो यार ये तो बहुत ही छोटी सोच है कि हमें पास होना है, नहीं, हमें क्या करना है, बड़ा सोचो तभी तुम उसके लिए बड़ा काम करोगे। तो हमेशा जितनी बड़ी सोच होगी आपकी, उतना ही उसके लिए आप बड़ा काम भी करोगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बोर्ड एग्जाम को फोड़ कर आना है एकदम बहुत अच्छे नंबरों से, ठीक है। तो देखो एक टीचर की ना, एक टीचर की हमेशा यही एक तरह से कोशिश होती है कि अपना पूरा का पूरा ब्रेन, अपनी पूरी समझ, अपनी पूरी नॉलेज जो है वो अपने स्टूडेंट के दिमाग में जाकर डाल दे। पूरी कोशिश करते हैं हम लोग कि बस आपको कोई भी कंसेप्ट जो है वो अनक्लियर ना रह जाए, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, और उसी नॉलेज को, उसी क्लियरेंस को तुम लोग अप्लाई करो अपने बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है ना? और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो भी बच्चे अब इस टाइम तैयारी कर रहे होंगे या इसको सेशन को देख रहे हैं, उसके बाद में फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, ठीक है। हाँ, urban population elites and the craft person. Clear? So the artifacts recorded from the exhibition include the fine pottery, bowls, dishes and the, अब यहाँ पर देखो urban population यानी कि जो शहरों में लोग रहते थे उनके बारे में, elites and the craft person, कौन? elites का मतलब होता है धनी लोग, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन जो नॉर्मल वर्किंग क्लास होती है वो। तो आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम द, आर्टिफैक्ट्स क्या होता है बच्चे, जो चीजें हमें खुदाई के दौरान निकाल कर जो है मतलब दिखाई गई, तो इंक्लूडिंग द, तो उसमें जो है एग्जीबिशंस के दौरान क्या क्या चीजें दबी हुई जमीन में से मिली, बोल्स मिले, ठीक है, बोल्स डिशेस, मतलब कि जिस बोल में जैसे वो यूज करते होंगे ना अपने खाने पीने में, जो बड़े बड़े रिच फैमिली के लोग होते थे, इस तरीके से, राइट। तो विद अ ग्लोसरी फिनिश, तो हमें वहां से एक बोल मिला है, मतलब एक कटोरा मिला है, प्याला मिला है, जिससे वो लोग खाने के लिए उसको यूज करते होंगे, तो उसको क्या कहा जाता था, तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही कॉस्टली होता था ये, जिसके पीसीज हमें उसमें एग्जीबिशंस के दौरान मिले हैं। तो इसको देखकर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया, हिस्टोरियन ने बताया कि इस तरह के बोल्स को वो यूज किया करते थे, ठीक है। बहुत ही फिनिशिंग होती थी इनके अंदर, और इनको कहा जाता था नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। क्या कहा जाता था? नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो प्रोबेबली यूज बाय द, ये उसमें बहुत पूछा जाता है, जो आपके बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं ना, खैर आपसे तो सीबीएसई में इतना नहीं पूछा जाएगा। तो जो भी हमें इसके दौरान, यानी कि मौर्य साम्राज्य में, ये जो मगध साम्राज्य है, तो इसके दौरान, या फिर ये जो एरा था आपका 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी वाला, तो हमें यहाँ पर जितने भी हमें पोट्री मिली, बोल्स मिले, बर्तन मिले, कुछ भी मिले, तो उनको कहा जाता था नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, प्रोबेबली यूज्ड बाय द रिच पीपल। तो ये लोग जो है वो रिच पीपल इनको यूज किया करते थे, क्योंकि कॉस्टली बहुत थे, नॉर्मल लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। द आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड द ऑर्नामेंट, इसके अलावा बॉल्स के अलावा ऑर्नामेंट्स भी मिले हमें, ठीक है। ऑर्नामेंट्स भी मिले, टूल्स भी मिले, वेपन्स भी मिले, वेसल्स भी मिले, बर्तन मतलब दूसरी तरफ के, फिगराइंस भी मिले, मेड ऑफ द वाइड रेंज ऑफ द मटेरियल ऑफ गोल्ड, तो जो कि गोल्ड से बने हुए थे, ठीक है। सो मटेरियल्स, तो इसके अलावा हमें अगर हम बात करें किसकी, मेटल्स की, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल एंड द टेरिकोटा, इस तरह के हमें वहां से मेटल ऑब्जेक्ट भी मिले थे, ठीक है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स भी मिले थे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्राफ्ट प्रोड्यूसर,
and the merchants were known as guild और श्रेणी। यहाँ से पूछा जाएगा what do you know about the guild and श्रेणी, या फिर आपके मल्टीपल चॉइस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि बताओ बच्चे इनमें से किसको गिल्ड या श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब एक तरह का ग्रुप होता है, किनका ग्रुप होता है, मर्चेंट्स का और ट्रेडर्स का। ठीक है, प्रोड्यूसर्स होते, क्राफ्ट प्रोड्यूसर होते थे जो चीजों को बनाने का काम करते थे, मतलब मैन्युफैक्चरर्स जो होते थे उनका ग्रुप, या फिर मर्चेंट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता था, गिल्ड और श्रेणी कहा जाता था। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सो दीज गिल्ड प्रोबेबली प्रोक्यूर्ड रॉ मटेरियल, तो ये क्या करते थे, दीज गिल्ड्स प्रोबेबली प्रोक्यूर्ड द रॉ मटेरियल रेगुलेट द प्रोडक्शन, ये क्या करते थे, रॉ मटेरियल को अलग अलग पर्संस के पास पहुंचा करके फाइनल गुड्स में उनको कन्वर्ट कराते थे। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि 5 लोग एक काम को, ठीक है, उसमें 5 लोग लग रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करते थे, ये जो गिल्ड होते थे, श्रेणी होते थे, ये ग्रुप क्या करता था, रॉ मटेरियल को लेकर के पहले के पास गया होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉटन है तो वो फार्मर से कॉटन लेकर यहाँ पर सप्लाई करेगा कि तुम्हें इसको स्पिन करने का काम कर रहा है। फिर जब कॉटन बॉल से कॉटन निकाल दी जाएगी तो वो दूसरे के पास जाएगा, फिर वो तीसरे के पास जाएगा, भाई तुम इसका धागा बना दो, फिर चौथे के पास जाएगा, भाई तुम इसका कपड़ा बना दो, फिर वो 5वें के पास जाएगा टेलर के पास कि तुम इसको स्टिच कर दो। कहने का मतलब इनका काम ही यही होता था कि रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स को उसमें कन्वर्ट कराने का। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता था, इनको गिल्ड और श्रेणी कहा जाता था। ठीक है बच्चे, ट्रेड एंड द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ट्रेड एंड द सब कॉन्टिनेंट। तो फ्रॉम द 6th century BCE, लैंड, रिवर रूट्स एंड द क्रॉस सब कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंड द वेरियस डायरेक्शन बोथ ओवर लैंड एंड द ओवरसीज, मतलब वाटर ट्रांसपोर्टेशन से भी और लैंड ट्रांसपोर्टेशन भी से भी ट्रेड की जाती थी, और उससे उनका ट्रेडिंग जो एक फील्ड था, ट्रेडिंग एरिया जो था, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया और वो अलग अलग कंट्रीज के साथ में उनके ट्रेडिंग रिलेशन बनने लगे। दोज हु ट्रेवल दीज रूट इंक्लूडिंग द पैडलर्स, जो पैदल यात्री होते थे। अब आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह में भी कि कुछ लोग ऐसे होते थे जो पैदल यात्रा करते थे, उनका एक पूरा का पूरा एक ग्रुप साथ में चलता था, अकेले नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि लुटेरों का डर होता था कि कहीं लुटेरे आएगा उनको लूट ना ले, इस तरीके से। ठीक है, गुड। तो अब हम क्या करेंगे, देयर वर द सेफरर्स। अब ये सेफरर्स कौन होते हैं बच्चे, सेफरर्स होते हैं जो सी ट्रैवलिंग किया करते थे। अब देखो, वो अगर मान लीजिए वो सही सलामत अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए तो उनकी बल्ले बल्ले हो जानी है। कैसे कि वो ट्रेडिंग के पर्पस से किसी ने उसको स्पॉन्सर किया होगा, वो लोग चले गए हैं अलग उसमें, और जहां पर वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते थे तो वहां से ट्रेडिंग के पर्पस से जब वो कोई भी गुड्स लेकर आते थे तो उसी सामान को वो लोग लाते तो ठीक है, सस्ते उसमें थे, दामों पर लाते थे, लेकिन जब वो अपनी उसमें सेल किया करते थे तो डबल ट्रिपल रेट पर उसको सेल किया करते थे। लेकिन इनकी लाइफ का रिस्क भी होता था। वो रिस्क क्या होता था कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि सी में साइक्लोन वगैरह आ जाते थे तो इनकी जान का खतरा भी रहता था, उनकी डेथ भी हो सकती थी। तो इनको कहा जाता है सेफरर्स। ठीक है, रिस्की होता था ये। ब्राइटली प्रॉफिटेबल, तो अगर पहुंच गए तो वो प्रॉफिटेबल होता था। सक्सेसफुली मर्चेंट्स वर डेजिग्नेटेड एज द, तो ये तो सक्सेसफुली वहां पर पहुंच जाते थे मर्चेंट्स, उसको क्या कहा जाता था, मसात्वन। उनको मसात्वन कहा जाता था। किसमें बच्चे, तमिल में। किसको, जो सेफली अपने डेस्टिनेशन पर मर्चेंट्स पहुंच जाते थे उनको। एंड द सेठीज, और क्या कहा जाता था, सेठीज और द सातवाहाज, प्राकृत भाषा में बोला जाता था। सेठी और सातवाहाज ये प्राकृत भाषा में बोला जाता था, और ये मसत्स्वान जो है वो तमिल भाषा में बोला जाता था। इज दैट क्लियर? अब बारी आती है बच्चे कॉइन्स और ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉइन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर तो बात आती है कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स, या हम बात स्टार्टिंग करते हैं कॉइन्स की, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोहरें यूज होती थी, पत्थर की मोहरें यूज होती थी। फिर धीरे धीरे आयरन्स के आने से, या फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी के रूलर्स आए थे, तो कुषाणों ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। और अगर बात करें उससे भी पहले की कि सिक्कों का प्रचलन किसने और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो किया था बच्चे इंडो ग्रीक ने। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं लिख देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। आपको यहाँ पर देखना है कि अगर कॉइन्स को, यानी कि कॉइनेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले, ये जो कॉइनेज सिस्टम था बच्चे, तो ये इसको इंट्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले कौन थे, इंडो ग्रीक थे। ठीक है, ये कौन थे बच्चे, इंडो ग्रीक थे। ठीक है, इंडो
ग्रीक। और अगर बात आती है फर्स्ट गोल्ड कॉइन की, अगर बात आती है फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स की, ठीक है, तो फर्स्ट गोल्ड कॉइन यानी कि पहली बार सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो वो आ जाएगा आपका कुशानाज ने, ठीक है, कुशानाज ने। और अगर बात आती है कि प्योर गोल्ड के सिक्के या प्योर गोल्ड कॉइन्स जो है वो किसने चलाए, प्योर गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। तो अगर बात आती है प्योर गोल्ड के जो है वो कॉइन्स किसने चलाए, तो ये आ जाएगा मौर्य, ठीक है, ये हो जाएगा मौर्यंस ने, यानी कि मौर्य डायनेस्टी के रूलर्स ने, मौर्याज ने, ठीक है। और उसके बाद अगर आ जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गोल्ड कॉइन्स को यूज करने वाले कौन से रूलर थे, तो हो जाएगा गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स। लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गोल्ड कॉइन को यूज करने वाले कौन थे बच्चे, गुप्ता रूलर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है, भूलोगे तो नहीं ना, ये देख लेना, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन बनेंगे, 4 चीजों को याद रखना, बाकी और कुछ नहीं रखना बस। तो फिर से मैं रिकैप कर देती हूं, कॉइनेज सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, इंडो ग्रीक ने, ठीक है, जिसको पंच मार्क्ड, इन्होंने कौन से सिक्के इंट्रोड्यूस किए थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है, कौन से बच्चे, पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है, पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो इन्होंने आहत के सिक्के इंट्रोड्यूस किए थे। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि ये जो पंच मार्क्स कॉइन्स थे ये 2 मेटल से मिलकर बने हुए थे, ठीक है। तो 2 मेटल कौन कौन सी थी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, क्या पंच मार्क कॉइन्स कौन सी 2 मेटल से लिखकर बने हुए थे, ठीक है। तो फर्स्ट गोल्ड कॉइन किसने करे, कुशाना रूलर ने, कब, 1st सेंचुरी में, ठीक है, 1st सेंचुरी में। उसके बाद प्योर गोल्ड कॉइन्स ये चलाए थे मौर्य ने, जिसमें कि जो क्वालिटी होती थी, यानी कि उसमें प्योर गोल्ड की जो क्वालिटी होती थी वो ज़्यादा होती थी, मेटल जो गोल्ड ज़्यादा होता था, बाकी का मटेरियल जो है वो कम होता था मेटल। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो कॉइन्स को यूज़ करते थे गोल्ड कॉइन्स को, वो थे गुप्ता रूलर्स, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, डिसाइफरिंग ब्राह्मी, ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, डिसाइफरिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। चलिए, तो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन यूज्ड टू राइट व्हाट, most of the inscription used to write modern Indian language are derived from the Brahmi inscript, ठीक है। तो जो हमें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो जो हमारी आज की जो लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज है, वो 2 स्क्रिप्ट से डिराइव्ड हुई है। कौन कौन सी, ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है बच्चे, दोनों अलग अलग है। स्क्रिप्ट होती है कि जो हमें लैंग्वेज को लिखने का तरीका सिखाती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सीता, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया सीता। अब ये स के ऊपर ई की मात्रा आएगी, इसके ऊपर त के बाद में आ की मात्रा आएगी। अब ये इस तरह की जो एक लिखने का जो तरीका है वो स्क्रिप्ट हमें बताती है कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये 2 चीजें थी, ठीक है। अब ये जो हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है ये किससे, कौन से स्क्रिप्ट से डिराइव्ड हुई है, ये है ब्राह्मी स्क्रिप्ट से, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। सो from the 18th century, European scholar with the help of the Indian Pandit to study the manuscript of the Bengali and Devanagari। अब क्या हुआ कि लेट 18th सेंचुरी में यूरोपियन स्कॉलर जो थे, ठीक है, यूरोपियन विद्वान जो थे, उनको क्या दिखाया गया कि यूरोपियन स्कॉलर विद द हेल्प ऑफ द इंडियन पंडित, उन्होंने इंडियन पंडितों की सहायता से काफी सारे मैन्युस्क्रिप्ट को स्टडी किया, ठीक है, काफी सारे मैन्युस्क्रिप्ट को स्टडी किया। क्यों स्टडी किया, उसमें देखना है कि किस तरह का उसमें राइटिंग लिखी हुई है और राइटिंग लिखने का तरीका क्या है। फिर वो पूरा का पूरा एग्जामाइन करने के बाद ये पता चला यार ये तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से डिराइव्ड हुआ है, ये लैंग्वेज तो उसी से बनी हुई है। इन बंगाली एंड देवनागरी, हमें पता है कि हमारी हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी, ठीक है। तो manuscript in Bengali and the Devanagari and compare their latter the older letters। तो आज की जो बंगाली स्क्रिप्ट है या जो आज की देवनागरी स्क्रिप्ट है, तो उनको मैच किया गया पहले के ब्राह्मी स्क्रिप्ट से, मैच हो गई। इसलिए कहा जाता है कि जो पहले के जो स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी, जिसमें कंटेंट लिखा जाता था, तो वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से
ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था और वहीं से डिराइव्ड हुई है हमारी ये देवनागरी और बंगाली। ठीक है, तो स्कॉलर हु स्टडीड अर्ली इंस्क्रिप्शन समटाइम्स अज्यूम दैट दीज वर द संस्कृत। स्कॉलर हु स्टडीड अर्ली इंस्क्रिप्शन, जिन स्कॉलर्स ने बहुत पहले के इंस्क्रिप्शंस को स्टडी किया, समटाइम्स अज्यूम, तो ये माना जाता था कि ये संस्कृत के वर्ड, ठीक है, संस्कृत। ऑल्दो द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर फैक्ट इन पार्ट, जबकि दूसरे ये मानते हैं कि जो सबसे पहले के जो इंस्क्रिप्शन में लेटर्स लिखे गए थे वो प्राकृत में थे, कुछ मानते हैं संस्कृत में थे। ठीक है, इट वॉज आफ्टर डिकेड द केयरफुल इन्वेस्टिगेशन बाय द सेवरल एपिग्राफ। अब इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, संस्कृत में थी या प्राकृत में थी, पाली में थी, बंगाली में थी, देवनागरी में, क्या चीज थी ये, इस दुविधा को कैसे दूर किया जाए। इट वॉज आफ्टर द डिकेड केयरफुल इन्वेस्टिगेशन बाय द सेवरल एपिग्राफिस्ट। सेवरल एपिग्राफिस्ट का मतलब होता है जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं, उनको कहा जाता है एपिग्राफिस्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी मंदिरों की दीवारों पर लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी शिलालेखाओं पर लिखा गया है, तो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है वो और उसका मतलब क्या होता है, तो उसको कहा जाता है एपिग्राफिस्ट, जो उसको स्टडी करता है। ठीक है, उसको कहा जाता है एपिग्राफिस्ट। तो सबसे पहले इसको डिसाइफर किया जेम्स प्रिंसेप ने, कब बच्चे, अशोका के इंस्क्रिप्शन को, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था 1838 ईस्वी में। ठीक है, अब आता है डिसाइफरिंग द खरोष्टी। अभी तो हमने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को देखा, सुना, समझा, अब हम बात करते हैं किसकी, खरोष्टी की। तो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, अब ये इस तरह की ये जो गुचड़ू मुचड़ू देख रहे हो ना, ये क्या है, ये आपकी खरोष्टी स्क्रिप्ट है। ठीक है, हालांकि कुछ हमें समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे इसको समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए होता है, जो कि उनके पास था, क्या बोलते हैं, जेम्स प्रिंसेप के पास था। ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं है, दिमाग तो हमारे पास भी है, लेकिन ये राइटिंग हम नहीं समझ सकते हैं कि क्या होती है। ठीक है, द खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज इन इंस्क्रिप्शन इन द नॉर्थ वेस्ट। अभी जो खरोष्टी स्क्रिप्ट थी बच्चे, कहाँ पर यूज की जाती थी, कौन से इंस्क्रिप्शन पर हमें इसको लिखा हुआ मिला, ये तो नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे वहां पर। Here the coins of the Indo-Greek kings are found would ruled over the areas। ठीक है, तो यहाँ पर here the coins of Indo-Greek kings, तो जो इंडो ग्रीक भारतीय यूनानी जो राजा थे, ठीक है, आर फाउंड हु रूल्ड ओवर द एरिया, तो उन्होंने अपने सिक्कों पर इस तरह की लैंग्वेज लिखवाई थी। क्लियर है? सो दीज कॉइन कंटेन द नेम ऑफ द किंग रिटन इन ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। अब ये जो राजा थे वो अपने कॉइन्स के नीचे अपना नाम लिखवाते थे। वो नाम कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था? खरोष्टी स्क्रिप्ट में। जबकि अशोका के स्क्रिप्ट जो थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के थे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना? ठीक है, सो लेटर इन प्राकृत वाज आइडेंटिफाई दोज कॉइन्स। ठीक है, फिर इनको पाया गया कि ये यार ये तो ये प्राकृत जो है वो भाषा से ही मिलते जुलते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, अब हमें किस तरीके के ऐतिहासिक एविडेंस मिलते हैं इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, अब देखो कई बार किसी को ना बहुत शौक होता है कि वो अपने मतलब जो कॉइन्स कलेक्टर्स होते हैं, जैसे किसी को शौक होता है कि वो बहुत सारे अलग अलग कंट्री के कॉइन्स को इकट्ठे करे। शौक होता है अपना अपना, किसी को कैसा शौक होता है, किसी को कैसा शौक होता है। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग कॉइन्स को जब वो इकट्ठा करते हैं तो उसमें अलग अलग राजाओं की या बहुत पहले जो भी पर्सन रहे होंगे, फेमस पर्सन होंगे, उनकी फोटो छपी होगी, उसके नीचे कुछ लिखा होगा। आप हमारे सिक्कों में देख लीजिए, महात्मा गांधी की या कुछ भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखा होगा ना। तो कलेक्शन जो करते हैं, जो कलेक्शन ऑफ कॉइन्स होते हैं, तो वो इस तरह की हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये कौन सी कंट्री का है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये कितना पुराना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन देवपिया ऑफन ट्रांसलेटेड। अब इस देवपिया का मतलब क्या होता है? इंस्क्रिप्शन में अशोक ने अपने आप को देवपिया लिखा है। देवपिया का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का प्यारा। और पिया दासी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड, जिसको देखकर हमें अच्छा लगता है। पिया 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 पिया, समझ जाना, पिया पिया ओ पिया पिया। ठीक है, तो इस पिया का मतलब होता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड। गड़बड़ मत कर देना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ज्यादा नहीं करना। यहाँ पर देव लगा लेना, मतलब कि बिलव्ड ऑफ गॉड। ठीक है, और यहाँ पर लगा लेना प्लीजेंट टू बिहोल्ड, पिया वाला। ठीक है,
समझ गए हो, समझदार तो हो तुम बहुत ज्यादा। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन वर प्राकृत। अब ये जो ज्यादातर इंस्क्रिप्शन जे थे तो वो प्राकृत भाषा में हमें मिले। पाली मत कर देना, संस्कृत मत कर देना, प्राकृत में लिखे होते थे, ठीक है, अर्लियर इंस्क्रिप्शंस। तो एंड द मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन द, और ये जो प्राकृत इंस्क्रिप्शन हमें मिले इसकी स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी। After examine all these inscriptions are finding that match in term of the content, style, language and the palleography, epigraphy and the concluded they were issued by the same ruler। अब इस तरह के कॉइन्स में वो बार बार अपने आप को पिया दासी ये जो लिखवा रहे थे, देव पिया लिखवा रहे थे। फिर बाद में जब इसको पढ़ा गया, समझा गया, तब जाकर पता चला ओ तेरी, ये तो एक ही राजा के जो है वो बारे में लिखा गया और उसका नाम क्या है, और कोई नहीं, सम्राट अशोक। तो अशोक ने अपने आप को अशोक ना लिखवा करके देव पिया लिखवाया, पियादासी लिखवाया। जैसे आपने कई मूवी में देखा होगा ना कि कोई जो है वो डायरेक्टली कोई कविताएं लिखता है, कोई शायरी लिखता है, तो वो अपना नाम बदल कर करता है। और ज़्यादा हम पीछे क्यों जाएं, इंस्टा ले लो, FB ले लो, कुछ ले लो, आप ही सोशल मीडिया चलाते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना नाम ही चेंज कर देते हैं, है ना। आपने तो नाम चेंज नहीं किया होगा ना, अच्छे बच्चे, गुड। नेक्स्ट आता है द लिमिटेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शन एविडेंस। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन देव पिया ऑफन ट्रांसलेटेड बिलव्ड गॉर्डन पियादासी। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन प्राकृत भाषा में लिखा होता था, और ये जो प्राकृत भाषा है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी इसकी। आफ्टर ऑल द एग्जामाइनिंग एंड फाइंडिंग दैट मच टर्म्स ऑफ द कंटेंट, इतने सारे कंटेंट मिलने के बाद, समझने के बाद, उसका स्टाइल, उसकी लैंग्वेज, पैलेरोग्राफी, एपिग्राफिस्ट हैव कंक्लूड। अब ये जो पैलेरोग्राफी थे, मतलब इंस्क्रिप्शन को स्टडी करने वाले एपिग्राफिस्ट थे, इनको ये कंक्लूजन निकला इनका कि वो और कोई नहीं था, सेम रूलर था जिसका नाम अशोक था। अब मैं एक डिफरेंस और बताना चाहती हूँ आपको, ठीक है। वो डिफरेंस क्या था कि अगर मान लो बाय चांस ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को और खरोष्टी स्क्रिप्ट को लिखने का तरीका क्या था, तो ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है बच्चे, ठीक है, ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है, खरोष्टी, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को हमेशा बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता, मतलब कि जो आज हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ, ठीक है। तो इसको लगा लेना, बी से ब्राह्मी, बी से बाएं, मतलब लेफ्ट की तरफ से और राइट की तरफ, जैसे हम आज लिखते हैं। इसका ऑपोजिट लगा लो, इससे राइट से स्टार्ट किया जाता था और इसको लेफ्ट की तरफ लाया जाता था। दोनों में ये डिफरेंस है, ऑपोजिट कर देना, एक लिख लेना, एक तो याद रहेगा ना, बस इसको ब्राह्मी को याद कर लेना जो आज के टाइम में हम लिखते हैं, बस उसका ऑपोजिट इसको कर देना। क्लियर है? तो क्लियर है तो ठीक है, फिर चलते हैं आगे की कहानी पर। लो जी, ठीक है, हो गया हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। क्विक रिवीजन थी, फटाफट से इस चैप्टर को अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा समझ में नहीं आया तो स्पीड जो है वो इसकी इंक्रीज करके देख लेना, ठीक है। तो क्या करोगे, फटाफट से एक बार दोबारा से देख करके पूरा अच्छी तरह से चैप्टर जब समझ में आ जाएगा, फिर अपने आप को क्या करना है, थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तो मैं किस तरह से इसका आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। तो अब कर लेते थोड़ी सी यहाँ पर काम की बात।